बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भले ही आज G20 में दुनिया के तमाम मुद्दों पर बात होती हो, लेकिन इसका गठन आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था। ऐसे में आज भी G20 की बैठकों में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। G20 में दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है और दुनिया में होने वाला 75% कारोबार G20 देशों के बीच ही होता है। जाहिर है दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में G20 देशों की बड़ी भूमिका है। इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस बार भारत ने जो मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है वह भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की कोशिशों की सराहना की है। IMF ने कहा है कि वो भारत के G20 एजेंडे का पूरा समर्थन करता है, जो मौजूदा वैश्विक संकटों के साथ संबंधित उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट पर नजर डालें। G20 में दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल। G20 में शामिल देश, दुनिया के सबसे बड़े बाजार। दुनिया में होने वाला 75% कारोबार G20 देशों के बीच। G20 में दुनिया के 8 बड़े देश शामिल हैं और G20 देशों का कुल क्षेत्र 60% दुनिया को कवर करता है। यानी जहां ज्यादा आबादी वहां बड़ा बाजार और बड़ा मुनाफा। यानी दुनिया के लिए आर्थिक रूप से G20 का बड़ा महत्व है। G20 में ऐसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन G20 का जन्म आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। साल 2007 पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हुआ करते थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को शामिल किया गया। इस तरह से इन देशों ने वॉशिंगटन में 2008 में अपनी पहली बैठक की। अब तक G20 की कुल 17 बैठकें हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, जहां आर्थिक एजेंडा सबसे अहम होगा। इस बार भारत ने जो मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है वो भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का है। दरअसल दुनिया में कई देश ट्रेड ट्रैप यानी कर्ज के जाल में जैसे आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। IMF के अनुसार अफ्रीका के 40 देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें से 20 देशों को चीन ने कर्ज दिया है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की कोशिशों की सराहना की है। IMF ने कहा है कि वो भारत के G20 एजेंडे का पूरा समर्थन करता है, जो मौजूदा वैश्विक संकटों से संबंधित उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल दुनिया की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार भी है, जहां अपनी दुकान लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। इसी का नतीजा है कि भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय के लिए जोर दे रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है। दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
G20 सम्मेलन में भारत से टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देने की उम्मीद है। भारत JAM यानी जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषता का लाभ भी दूसरों को दे सकता है। UPI पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेता दुनिया के सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने के लिए 9 और 10 सितंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, रूस, यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हालांकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति ने उत्साह को कुछ हद तक कम कर दिया है, क्योंकि इन दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की अनुपस्थिति में आम सहमति बनाने में चुनौती पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो जाहिर है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में G20 के 20 देशों की अहम भूमिका रहती है और इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस बार भारत ने जो मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है वो भी यही है कि भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाना। अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि IMF ने भी भारत की सराहना की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तमाम और देशों को साथ में आना चाहिए। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर उमेश यादव जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर नीरज जैन जी जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत उमेश जी आपके साथ ही करते हैं। दरअसल जिस तरह से G20 की स्थापना हुई थी और इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करना है और कैसे जो इसमें देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, लेकिन अब जिस तरह से भारत में जब मेजबानी भारत कर रहा है G20 की, तो साफ तौर पे जो विषय रखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने ये मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है कि भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इस एजेंडे को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या दूरदर्शी परिणाम होंगे? देखिए नेहा जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच G20 के बारे में देखें तो इसकी स्थापना एक छोटे छोटे देश जो विकसित नहीं हो पा रहे थे, विकासशील राज्य थे, उनकी सबकी अर्थव्यवस्था को सुधारने और एक दूसरे के आपसी सहयोग के लिए। अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखें तो जितने भी विकासशील देश ज्यादातर कर्ज में डूबे हुए हैं। पिछले कोरोना की स्थिति जो हुई, जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, आज इसको संभालने के लिए हमारे देश ने जो व्यवस्था की है, हमारा देश जो मेजबानी कर रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है और कोशिश की जाएगी कि सभी देश जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक चुनौतियों के बारे में बातचीत की जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से उस आर्थिक स्तर को ऊपर की ओर लाया जाए। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा पूरे विश्व के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन का। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां बढ़ रही हैं, उन स्थितियों को संभालने के लिए विशेष तौर से हमारे देश में आदरणीय मोदी जी ने भी इसका प्रयास किया है। उन्होंने कोशिश की है कि डीजल और पेट्रोल के वाहन, सोलर को व्यवस्थित किया जाए। जो डीजल और पेट्रोल के वाहनों, जलवायु परिवर्तन पर तो बातचीत होनी चाहिए, अहम चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर किस तरह से विकास हो इसको भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। नीरज जी, मैं सीधा आपका रुख कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, कोरोना के बाद तो आर्थिक मंदी देखी ही गई, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चला और उस दौर के बाद कई देश जो हैं वो संभल भी नहीं पाए। जो अभी तक जो स्थितियां निकल के सामने आई है,
इसीलिए भारत ने जो इस बार टॉपिक रखा है, जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि तमाम वो देश जो अभी भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं उनको उस कर्ज से बाहर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए। ऐसे में लगता है कि भारत किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, इस और भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए या देखना चाहिए। नीरज जी, हेलो जी आवाज मिल पा रही है सर आपको? आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है सर। मतलब मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो G20 का भारत में होना हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। हम भी आज की डेट में आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं, दैनिक रही, हम जो उबर भी रहे हैं। और इन विषयों पर जब चर्चा होगी तो उस पर हम कैसे कार्य करेंगे, एजेंडा क्या बना है। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो अब इसमें वही चीजें देखनी होंगी कि कैसे वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन चीजों को टैकल करेंगे, मुद्दे आएंगे और क्या हम उन गरीब देशों की मदद करने लायक स्वयं में सक्षम है। जैसे चीन, आज की भारत की अर्थव्यवस्था में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा मार्केट जी, हमारा मार्केट जो है, हमने चीन का 60% मार्केट जो है हम लोगों ने ले रखा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था चीन का यहाँ न आना, क्या इनडायरेक्टली उसका बहिष्कार करना है या सिर्फ G20 के मुद्दे से वो सहमत नहीं है। इन कई ऐसी चीजों पर हमको विचार करना जरूर है। कल भी हमने आपसे कहा था कि खाली आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होना तो हम नहीं समझते हैं कि ये विकास की बात है। तमाम और ऐसे मुद्दे हैं, बराबरी के दर्जे के कई मुद्दे हैं देशों के, कैसे हम गरीब देशों को अपने प्रकार से मदद करें, ये सारे मुद्दे इससे आ रहे हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं आपको। अभी सुनाई दे ना? जी आपकी आवाज आ रही है नीरज जी। जी ठीक है। मैंने जैसे कहा कि कई ऐसे कॉमन एजेंडे वाले मुद्दे होंगे जिस पर सारा देश सहमत होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने देश के एजेंडे को लेकर चलेगा। उनमें हम किस मुद्दे से हम पूरे देश को, दुनिया को आर्थिक रूप से मजबूत करने की ओर कर सकते हैं, उस पर सहमति बन पाएगी। ठीक है उमेश जी, क्योंकि ये देखा गया है कि साल 2007 की अगर हम बात करें, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई थी, तो इस समूह की अहमियत उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई थी। जब पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल होते थे, बाद में इसके अंदर सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इसमें जो आम सहमति बनती है उसकी कितनी अहमियत होती है, और खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र के जो फैसले लिए जाते हैं उसकी कितनी अहमियत होती है। और अभी तक क्योंकि 17 ये बैठकें हो चुकी है, ये 18वीं बैठक है, तो क्या आपको लगता है कि आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए जो फैसले उन 17 बैठकों में लिए गए उसको आगे बढ़ाया गया क्या और इससे फायदा हुआ? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले इसमें इसके वित्त मंत्री और बैंकों के जो गवर्नर हुआ करते थे वही शामिल होते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन लोगों ने पूरे देश को अपने हाथ में लेकर के चलने का प्रयास किया है। इसलिए राष्ट्राध्यक्षों का आना जरूरी है, जिसके कारण हम अपनी पूरी बात को रख सकते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार रूस व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने मना कर दिया है आने से। ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये दो महान बड़ी शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, और इनको शामिल होना चाहिए था। निश्चित रूप से चीन ने जो हरकत की अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में जोड़ने के लिए, और उसके लिए उसके साथ साथ सभी राष्ट्रों ने भी इस बात का विरोध किया, क्योंकि
चीन का एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हम इन जो छोटे राष्ट्र हैं इन सबकी अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करें। मोदी जी ने भी इसमें एक बहुत बड़ा प्रयास किया। हमारे यहाँ जितने भी जो विदेशी प्रोडक्ट्स थे और जो आते थे उनको रोक करके उनसे ये कहा कि आप हमारे यहाँ यही प्रोडक्शन कीजिए, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था की रोजगार भी मिलेगा और हम अपने यहाँ आपको बुलावा देते हैं कि आप आए। निश्चित रूप से जब इस तरीके की सभी बातें सभी राष्ट्र अपने आर्थिक उत्थान के लिए करेंगे तो इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा और हमारा देश इस समय जो इसकी मेजबानी कर रहा है कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, देश में एक अच्छी अर्थव्यवस्था उभर कर आने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल, कई कारोबारियों को भी इसमें बुलाया गया है, कई बड़े कारोबारियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। नीरज जी, एक बहुत अहम सवाल ये भी है क्योंकि इस बार जो भारत ने मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया वो यही कि भारी कर्ज में जो डूबे हुए देश हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इससे भारत को क्या मिलेगा? सवाल इस बात को लेकर है। हर राष्ट्र, हर देश यही सोचता है कि जब भी हम कोई कदम उठाते हैं या फिर कोई फैसला लेते हैं तो उससे हमारा क्या हित होगा। अगर ये फैसला लिया गया कि इस बैठक में इस एजेंडे पर बात होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये भी तो सोचा गया होगा। देखिए नेहा जी, ये बात तो सही है कि हमको कुछ ना कुछ फायदा नहीं मिल रहा होता तो हम जैसे कि हम जो इसका नेतृत्व हम संभालते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, कई साउथ अफ्रीका गए, कई देशों में घूम करके आए थे, ओपिनियन जनरल ओपिनियन बना कर लेके आए होंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में विचार होगा देश को अपना फायदा पहुंचाने के लिए, और इसीलिए उनकी समीक्षा इन्होंने आयोजन किया है। इस वक्त बस एक ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या चाइना सबको हम लोग इस मुद्दे पर हम लोगों से सहमत होगा? क्योंकि ये रातों रात बढ़ गया है, किसी के ना आने का विचार अचानक हुआ है। जी ठीक है। जी जी, सुन रहे हैं आपको सर, क्योंकि ये भी कहा जाता है, देखिए दुनिया की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पे अगर उन देशों की मदद करने की बात की जा रही है जिन देशों के कर्ज में डूबने की बात अभी तक निकल के सामने आई है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो अफ्रीका है उसके कई जो देश है वो अभी भी कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं। अब ऐसे में उमेश जी, जिस बात को ये कहा जा रहा है कि देखिए आर्थिक संकट है और अफ्रीका के 40 देश ऐसे हैं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो क्या भारत के साथ आम सहमति बना के इतना आसान है इन देशों को कर्ज से बाहर निकाल देना? उद्देश्य तो यही है और भारत चूंकि अब एक 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि अफ्रीका के 40 देश जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन जब सभी हमारे G20 के राष्ट्र और निश्चित रूप से इसमें जो बड़े राष्ट्र हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये अगर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको कर्ज से निकालने का निश्चित रूप से हल निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, लेकिन उसके साथ साथ 5वें नंबर पर भारत भी है, और ऐसे में भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमेशा तमाम और देशों की सराहना करता है, उनका स्वागत करता है। इस बार मेजबानी मिली है भारत को G20 की, और ऐसे में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जिस टॉपिक के साथ, जिस विषय के साथ, जिस उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है उसमें कितना और देशों का साथ मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।